ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का टॉर्क वाला सेक्शन लिया था, NIAB, और हम लोगों ने देखा था कि किधर नॉर्थ किधर साउथ, बट मैंने उसको नाम दिया था एप्लीकेशन ड्यू टू वन, है ना। और वन क्या था? NIA। इसकी वजह से जो एप्लीकेशन थी वो थी, बट हमने एक सेकंड पार्ट भी तो लिखा था जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जैसी बात हो रही थी, और ये वाला सेक्शन, या फिर आप कह सकते हो जहां पे पोल्स बन रहे थे नॉर्थ साउथ, इनका एप्लीकेशंस लेते हुए, करंट कैरिंग का एप्लीकेशन ना लेते हुए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन लेते हुए। तो अब देखते हैं आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं सेकंड एप्लीकेशन में क्या ले रहा हूं। पूरा दो सेक्शन इसी पार्ट में डिवाइड है। चैप्टर फोर्थ इज एंटायरली बिकॉज ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट कैरिंग वायर होगा उसके ऊपर है पूरा का पूरा। चैप्टर फिफ्थ एक्सेप्ट करंट कैरिंग वायर के सोर्स होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, उसके बिना मैग्नेटिक फील्ड के जो भी सोर्सेज होंगे उसके ऊपर। फोर्थ किस पर है? करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सोर्स करंट कैरिंग वायर होगा। फिफ्थ क्या है? करंट कैरिंग वायर नहीं होना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए? नॉर्थ साउथ, पोलराइजेशंस, मैग्नेटिक पोल्स। मटेरियल के अंदर भी तो होते हैं, हमारे सामने एग्जैक्ट एक बार मैग्नेट रख दें तो नॉर्थ और साउथ, क्या ये करंट कैरिंग वायर की वजह से होता है जो मेरे हाथ में? नहीं। तो ये क्यों होता है? अब इस पर ज्यादा इंफेसाइज करेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो बेसिकली क्या आपको ये बात मालूम है कि हमारे आसपास हर एक मटेरियल, इसके पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उन एग्जाम्पल से हमें कुछ देखने पे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, बट क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल है ये, देखो एक तरीका तो ये था कि मैं प्रोजेक्टर लगा के यहां पर लाइव सिमुलेशन वीडियोस दिखाता, बट वो बड़ा झंझट वाला काम है, और रिकॉर्डिंग में भी पता नहीं क्लियर आए ना आए। ठीक है, इसलिए मैं यहां पे समझा रहा हूं, और आप इसको सर्च कर सकते हो, दे आर एक्चुअल फिनोमिनास। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी प्लेट, ये वाटर है बेटा, ये वाटर है, एक छोटी सी प्लेट, और उस छोटी सी प्लेट पर एक ग्लास रख दिया, उस ग्लास में भी पानी ही भरा हुआ है। वो प्लेट ऐसी हल्की है कि डूबे ना। ठीक है ना। ये लेट्स से अगर तुम प्लेट हटाना चाहते हो तो वो ग्लास कोई बात नहीं अंदर तक आ जाएगी, थोड़ा ऊपर से खाली कर दो, बायंसी इतना तो संभाल ही लेती है, इतना तो बायंसी संभाल ही लेती है। ठीक है, एक ग्लास है। क्या ऑब्जर्व हुआ कि अगर मैं इसके पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपके हाथ में होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को अगर मैं इसके पास लेके आता हूं ना, ये ग्लास डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा राइट साइड। ये बहुत अजीब बात थी जब भी ये पहला ऑब्जर्व हुआ, और इन फिनोमिनास का आंसर देने पर बहुत सारे फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिले हैं पास्ट में, 1978 1988 इसके अराउंड में। ठीक है, तो ये खिसकना शुरू हो जाएगा। एक स्ट्रीम है वाटर की स्ट्रीम है कहीं से, आ जाओ बैठ, बहुत सही टाइम पे। ये वाटर की स्ट्रीम है, इसके पास में नॉर्थ और साउथ पोल को लेके आया गया। आप यकीन मानो, ये स्ट्रीम ऐसे ना बह करके ऐसे बहना शुरू हो गई,
ये डेविएट करने लग रही है अपने पास। ये एक्चुअल फिनोमेना, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। कोई आंसर नहीं है इसका हमारे पास भाई। एटलीस्ट हमें बचपन से तो यही पता है ना कि मैग्नेट के पास में स्टील, आयरन या कोई मेटालिक मटेरियल लाओ तो ही अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनना, ये मैं बस कुछ एक केसेस ले रहा हूं इसका, और फिर हम इसके आंसर ढूंढेंगे। ये एक केस लिया मैंने। दूसरा केस, यूनिवर्सिटी ऑफ आई थिंक, हाँ मैसाचुसेट्स की बात कर रहा था मैं उस दिन भी आपसे, है ना। वहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये एक टनल है, टनल बेसिकली पाइप, और यहां पर से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया गया। और यहां पर ऊपर, पहले जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, कुछ नहीं लिखा बेटा, कुछ नहीं लिखा, मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं थी तो यहां पर एक फ्रॉग रखा हुआ था। फ्रॉग, लेट्स से मेरी आर्टिस्टिक ड्राइंग बड़ी खराब है तो ये फ्रॉग है मान के चलते, ठीक है, आप कुछ बना लेना फ्रॉग। जैसे ये फील्ड अप्लाई हुई, ये फ्रॉग भाई साहब यहां पर ऐसे हवा में तैरने लग गया, हवा में। मैंने तुझे इमेजेस भी दिखाई थी, यानी कि टॉप व्यू इसका पड़ा हुआ है गूगल पे, आप कहीं देखोगे। तो माई हम क्या ले रहे हैं बेटा, कुछ इवेंट्स ले रहे हैं जिसके आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। वाटर डिफ्लेक्ट हो गया मैग्नेट को पास लाने से, वी हैव नो आंसर कि क्यों हो रहा है। ऊपर से जब देखा यहां पर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है, तो ये फ्रॉग ऊपर, यानी टॉप व्यू देखेंगे तो ये फ्रॉग ऐसे, गूगल इमेजेस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो जाके। नो आंसर। क्या अगर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट क्या, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। इसीलिए, लेकिन हमारे पास, अब थोड़ा बोलना खराब लगेगा, हम वो कंट्री है कि टेक्नोलॉजी पे कम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1964 में जापान के पास वो ट्रेन थी जो 200 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर रही थी। हमारे पास आज ये फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है। वो 550 से ऊपर जा चुके हैं, वो फ्लाइट की स्पीड को कैच कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी समझो, रियलिटी है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी पे काम करोगे तभी तो होगा। आज की क्लास में और अब जो एक दो सेशन है, ये मोस्ट हमने जो पीछे जितना भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है, ये काम में कैसे आएगा। आप देखोगे कि जो कौन पर्सन था अभी जो गया था वहां पे स्पेसशिप में इंडिया की तरफ से, अरे कानपुर का पर्सन था कोई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ा फेमस आदमी है, हद है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। अभी रिसेंटली गया था वो भाई, ठीक है ना, गूगल करके मुझे नाम बताओ जरा। तो वो लोग पहले, अभी 2000 आई थिंक 1 या 2 साल के अंदर यहां से गगनयान जाने वाला है, इसरो से जाने वाला है, मून लैंडिंग पहली बार हम करने वाले, ठीक है। बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी माइक्रोग्रेविटी में रहने की। माइक्रोग्रेविटी क्या चीज है ये? माइक्रोग्रेविटी मींस नो ग्रेविटी। लेट्स से आप ऐसे समझो, नो ग्रेविटी का मतलब इस रूम में एक बहुत बड़ा रूम होगा, वहां पे नो ग्रेविटी स्पेस क्रिएट किया जाएगा। इज दैट पॉसिबल? वहां पर यही किया जाएगा, ठीक है, वहां पर यही किया जाएगा। एक बहुत बड़े रूम में ये मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की जाएंगी सो दैट वो पर्सन हवा में आ जाए। ये ट्रेनिंग हुई थी, और स्पेशली ये इंडियन एयरफोर्स के पर्संस की ही होती है, यही जाते हैं स्पेसशिप में, क्योंकि इनको थोड़ा ग्रेविटी के साथ डील करने का काम होता है। मेरे को किसी ने, चलो माई एक बार नाम सर्च करो यार, उस पर्सन का नाम भूल रहा हूं मैं, ठीक है। लो, उसको पता नहीं, कोई नहीं, सुनो, ठीक है। कोई शर्मा शर्मा करके है, रिसेंटली डालो बेटा,
ये यूं की यूट्यूब पे जाएगी, बेइज्जती कराओगे तुम लोग। शर्मा या अवस्थी, वह कोई तो है। हाँ ये देखो, शर्मा, पंडित जी याद आ रहे हैं, ब्राह्मण जी, शुक्ला, तीनों जो मैंने कास्ट नाम लिए ब्राह्मण ही है तीनों। शुक्ला, सुधांशु शुक्ला, शुक्ला, सुधांशु नाम, शुभांशु शुक्ला, फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स पायलट। वहां से जाके भैया बड़ा फेमस ट्वीट था, कॉल भी की थी इन्होंने मून से। तो ये प्रोसेस पिछले 3 साल से चल रहा था कि यहाँ से गए हमारे जो भी पायलट्स हैं, इन्होंने जाके कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग ली। तो वो ट्रेनिंग में क्या हो रहा था, माइक्रोग्रेविटी में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो माइक्रोग्रेविटी क्या मतलब, कि वहां पर आपको जीरो ग्रेविटी में आपको चलने की आदत होनी चाहिए। तो यानी कि ऐसा कुछ। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड, हम यहां पर आज तब पहुंचे हैं जब वो 1978-88 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका रिसर्च यहां तक पहुंचा है, वो भी यूएस में, यहां पे नहीं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा वापस। ये दो चीज हो गई। तीसरा एक एक्सपेरिमेंट और है। एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल की। हमने देखा कि उसके ऊपर लिक्विड ऑक्सीजन को डाला जाता है तो वो उसके सराउंड चिपकने लगती है। मैंने सारे के सारे वो मटेरियल लिए हैं जो नॉन मैग्नेटिक, जिसको आप मानते हो, लिक्विड ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉर्मल वाटर। ठीक है, अब ये है हमारे सामने कंडीशंस, अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं, हम इसका आंसर ढूंढेंगे। मैं पूरा समझाने के बाद में हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, कमिंग क्लास में टेबल बने। हमारे पास इसके आंसर नहीं है ना, नहीं है ना हमारे पास इसका आंसर। मेरी 8 इयर्स की नीस है, हम कुछ दिन पहले खेल रहे थे, तो मैंने उससे, मतलब उसके हाथ में लेजर लाइट थी। ये हम करेंगे आगे, लाइट भी आने वाला है अपना, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर लाइट है। तो वो ऐसे लेजर लाइट खेल रही थी, मामा ये मामा वो, मैंने कहा ठीक है अभी हो गया तेरा, अपना एक हेयर स्टैंड दे मेरे को। तो उसने फॉर द सेक ऑफ साइंस अपना एक हेयर स्टैंड दिया, उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। तो मैंने ऐसा हेयर स्टैंड ऐसे रखा, मैंने कहा आप लेजर मार, लेकिन उससे पहले प्रेडिक्ट कर कि इमेज कैसी बनेगी। हाँ माही, हमने, तुम यहाँ रुकना माही, कुछ बोलना नहीं है, मुझे पता है तुम्हें पता है, वेट। ठीक है, मैं भी आऊंगा तुम पे। ये ऐसा हेयर स्टैंड, ठीक है, और तो लाइट मारी, तो ये हेयर स्टैंड ऐसा है, तो यह इमेज कैसी बननी चाहिए, ये हर कोई कह रहा है कि ये इमेज ऐसी बननी चाहिए, बननी ही चाहिए। मेरे सामने हेयर स्टैंड है, मैं लाइट मारूंगा उस पर, तो यहाँ पे इमेज कैसी बननी चाहिए। इमेजिन करके देख, देख पा रहे हो, इमेजिन, ऐसे ही तो बनना चाहिए, ऐसे तो बनना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं बनना चाहिए ना, बनता ही है। ठीक है, ये क्यूरियोसिटीज है। उसने जब ये देखा तो इसने ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आई थिंक फिफ्थ सिक्स में क्लास याद नहीं, फिफ्थ सिक्स में तो है कहीं, छोटी क्लासेस नहीं याद रखते हो। तो ऐसे, अब देखो, उसका छोड़ो, तुम्हें अभी ये सब सोचना पड़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप तो 12th में हो। ठीक है, तो ये कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर, हम आई कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रही थी सर, थर्ड केस था उसके अंदर हम जो मैग्नेट है, हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, हम लाइक कोई छोटा मोटा हैवी, सारे सारे के सारे मैग्नेट। तो सर ये बोल सकते हैं ना कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन। आई मीन मतलब फोर्स आने लग गया ना, मतलब कैसे समझाऊंगा यार, वन बाय वन, वन बाय वन। म्यूट पे डालो माई बोलने के बाद। शायद ये किसकी, नव्या की तरफ से आ रही है आवाज, नव्या। ठीक है,
चलो लेट्स से पोल्स पे भी अगर जा रहा है, आप कह रहे हो पोल्स पे भी चिपक रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मटेरियल कोई मेटल का तो नहीं है ना ये। ठीक है, लेट्स सी। चलो अब आते हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए। अब किसी भी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जानने के लिए हमें थोड़ा डीप में चलना पड़ेगा, एटम्स में। हमें जाना पड़ेगा उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे कोई चेंज हो रहा है, तभी जाके कोई मटेरियल ऐसा बिहेव कर रहा है। अब हर मटेरियल में एटम्स हैं और एटम के पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसी की स्टडी कर लेते हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये रहेगी हेडिंग। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है इस पे। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो ये इसका रेडियस है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी? तो चार्ज ऑर्बिट कर रहा है, चार्ज मोशन में है, मतलब करंट है। तो करंट ऐसा है या करंट ऐसा है? इसका उल्टा है ना, इलेक्ट्रॉन का उल्टा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो, द मूविंग चार्ज पॉजिटिव का डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी करंट ऐसा है बेसिकली। तो अब मैं अगर हाथ घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर आएगा? नीचे, नीचे आएगा, यानी कि एम की डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब एक बात और मैं बता दूं, एंगुलर मोमेंटम, इसका नाम आपने सुना है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन, क्लास 11 मैकेनिक्स, जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, छोड़ चुके हो तुम। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मास, एक्चुअल मास घूम रहा है ना, उस डायरेक्शन में हाथ घुमा के देखी जाती है। तो एक्चुअल मास तो ऐसे घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं हाथ घुमाऊं तो ऊपर आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एल इज द सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या? आई टाइम्स ए, आई टाइम्स ए। आई का फॉर्मूला क्या? क्यू बाय टी। तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, सर्कल कितना हो गया? 2 पाई आर बाय वी, अगर वी डिस्टेंस से घूम रहा होगा ये सपोज। ठीक है, एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। मैं क्या निकाल रहा हूं? ये निकाल रहा हूं मैं। क्या मैं उसी पे काम कर रहा हूं? उसी पे काम कर रहा हूं। तो अगर मैं इनको पुट करूं तो ये क्या बन गया? अगर मैं Q को E लिख दूं, Q को मैं E लिख दूं तो ये बन गया EV/2। आएगा भी नहीं, पता है क्यों? बताऊं क्यों? सुनो, क्यों नहीं समझ आया इसको पढ़ने के बाद भी? क्योंकि दिस इज द गेटवे फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स टू क्वांटम फिजिक्स। दिस इज द गेटवे, the physics that you know from ABCD to till now is classical physics, and this is the gateway of quantum physics, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं पता होती है। हम तो यहां मान के चल रहे हैं ना ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब यहां आज की क्लास में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मुझे तुम्हें क्वांटम में घुसने से बचाना भी है, और मुझे तुमको वो आंसर भी देने हैं जो क्वांटम देता है, विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, चलो तो चैलेंज में मेरी हेल्प करना भाई, हो जाएगा। ये क्या आया बेटा? घबराने की बात नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कंसंट्रेट करके सुनना, सब समझ आएगा। मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड, ये बन गया MVR।
क्या आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले होते हैं? अगर बॉडी रिजिड है, रोटेशन है, तो आई ओमेगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी। एम किससे कन्वर्ट हुआ? आई से। वी क्या है? वेलोसिटी। तो ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एम क्या था? मास। तो ये है रोटेशनल वैल्यू ऑफ मास। इस तरीके से फॉर्मूला याद हो गया। बट ये काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ रिजिड बॉडी नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या? एक बात, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। क्या ये लीनियर क्वांटिटी होती है? इसके साथ आपने किसको मल्टीप्लाई किया? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो क्या मिल गया? एंगुलर फोर्स विच इज टॉर्क। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम बी। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। याद रखने का भी तरीका बता रहा हूं मैं। कैसे लीनियर एंटिटी से एंगुलर को लिया जाता है। कैसे लीनियर एंटिटी एमवी थी, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? अभी की क्लास में पूछोगे, जैसे किसी बच्चे ने पूछा किसी क्लास में कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज लीनियर मोमेंटम, मैंने बोला एमवी। बोला सर ये तो मुझे पता है। मैंने कहा अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन है कि मैं अगर किसी से पूछता हूं वो यही बोलता है लीनियर मोमेंटम इज एमवी। है क्या भाई? कैसे समझाओगे? मैं कैसे समझाता हूं? एक बुल आ रहा है आपकी तरफ भागता हुआ, आपको डर लगेगा? आपको किस चीज से डर लग रहा है? क्या उसके मास से? क्योंकि अगर आप बोलोगे उसके मास से तो मैं उसकी वेलोसिटी जीरो कर दूंगा। आपको मास से डर नहीं लग रहा। क्या आपको उसकी वेलोसिटी से डर लग रहा है? तो आपको उसके मास से डर नहीं लग रहा। मैं उसका मास 1 मीटर पर सेकंड 1 केजी कर दूंगा खाली, तो आपको डर लगेगा उसकी वेलोसिटी से? खाली 1 केजी की बॉल अगर आपको कोई मारे, या मैं 1 ग्राम कर दूंगा, तो आपको डर लगेगा उसकी वेलोसिटी से? आपको कॉम्बिनेशन से डर लग रहा है। कॉम्बिनेशन किसका? कॉम्बिनेशन मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। खाली मोशन नहीं, क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी आ रही है आपकी तरफ, ये है मोमेंटम। ठीक है, फॉर्मूला तो रटते रहते हो आए दिनों। आगे इधर आओ। ऐसे एंगुलर मोमेंटम, अभी हम थोड़ा अंदर चले, नहीं तो यही सब करते रहेंगे। MVR is the symbol L, तो this becomes L E by 2 ME is equals to एंगुलर मोमेंटम। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हाँ कुछ कह रहा है कोई? नहीं, ठीक, ओके बेटा। कुछ चीजों का बेटा सीधा सीधा है आंसर, जैसे अब क्यूवी भी कहां से आया है ना, ऐसे बोरिजन में जाओगे तो है। मैंने बताया था मुझे सीख करना है, सब कुछ सीख करो आएगा। ठीक, डेरिवेशन है। जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो, तो क्या आप यहां पर रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो या एटम्स के अंदर आ चुके हो? आप एटम्स के अंदर आ चुके हो। तो हमें बोर्स, रदरफोर्ड, उनकी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये उनकी दुनिया है। ठीक है, अब हम आ गए हैं उनके लैंड पे। तो अगर मैं एल का फॉर्मूला उनके अकॉर्डिंग डालूं, किसके अकॉर्डिंग? बोर्स के अकॉर्डिंग, तो बोलता है NH/2 पाई। ये किस किसने सुना है? ये तो सुना ही होगा। L इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। H क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या बता रहा है? एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में चलने वाले इलेक्ट्रॉन का। N1 2 3 कुछ भी हो सकता है। N इज द ऑर्बिट। इस फॉर्मूले को यहां रखो, क्या बन गया ये? M इज इक्वल्स टू E टाइम्स NH/2 पाई, विच इज 4 पाई ME।
ये बना प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 power minus 34. Everyone knows that. यूनिट यूनिट मत पूछो, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एंगुलर मोमेंटम के डीप में जा रहे हैं। NHE अपॉन 4πme। अगर मैं n को 1 रख दूं तो मेरे पास यहां पर हर एक चीज की एग्जैक्ट वैल्यू है। इसकी 1.67 10 पावर माइनस 19 कूलम, H की ये रही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01 10 पावर माइनस 31 kg। हर चीज की एग्जैक्ट वैल्यू है। तो क्या मैं अगर n को 1 रख दूं तो जो नंबर आएगा वो मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि n क्या 1 रखा मैंने फर्स्ट ऑर्बिट। तो किसी भी एटम का मिनिमम कितना हो सकता है, यहां से जो मुझे मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? किसी भी एटम का मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो सकता है, जो यहां से मिलेगा। नंबर है 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 2। ऑब्वियसली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो एरिया मीटर स्क्वायर। इसको बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। मैं बोल रहा हूं ना, वो लोग थोड़े अपने नाम को लेके ज्यादा पॉजिटिव थे। सिंपल मैग्नेटॉन नहीं डाल सकते, बोर्स मैग्नेटॉन, है ना? ऐसे कल को आइशिताज इक्वेशन है अगर करते तो मतलब है नव्यास फॉर्मूला, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन बताता क्या है मुझे बताओ? मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट an atom can have, smallest possible magnetic moment of quantum mechanics। नॉर्मल साइंस में आप इसका यूज नहीं सुनोगे, क्वांटम मैकेनिक्स में होता है इसका यूज, नॉर्मल में नहीं सुनना, ठीक है? वापस चलो इस फॉर्मूले पे। एम एल को यहां लिया है नीचे, बाय एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m e। वही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है ना, कोई अलग नहीं है। आपको मतलब भी तो समझाने हैं चीजों के। हाँ, कुछ बुक्स में तो बड़ा सिंपल है, पर कुछ ऑथर्स यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि वो बताना आपको चाह रहे हैं और आपको पता भी है कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। वो ये बताना चाह रहे हैं इससे, वो इससे ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है? इसको कंबाइनली गामा बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो लिख लेना बेटा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, वो झूला झूला है गायरोस्कोप, कभी मौका मिला है लोगों को झूलने का? गायरोस्कोप एक ऐसी मोशन है जिसको सिलेबस में नहीं डाला जाता है, स्पेशली आपका प्लेन लेता है वो मोशन, एरोप्लेन। वो देखो ऐसे भी जा रहा है, वो यूं भी घूम रहा है, वो यूं भी घूम रहा है, वो यूं भी घूम रहा है। देख क्या बोला मैंने, वो यूं भी घूम रहा है, वो यूं भी घूम रहा है, ठीक है ना, और वो यूं भी घूम रहा है। और ये कब होता है? जब वो टर्न ले रहा होता है प्लेन, ठीक है? और ये कहाँ लगा होता है? प्लेन में एकदम पीछे। चलो छोड़ो, इतना मत जानो, हल्का फुल्का जानो। ये समझ आया क्या बताता है ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो? क्या बताएगा? दिस शोज, राइट डाउन, दिस शोज द रिलेशन बिटवीन
द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम. दिस शोज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम. तो अब कोई पेपर में अगर ये लिख के छोड़ दे या तुमसे ये टॉपिक आ जाए तो तुम्हें ये लिखने के बाद ये बताता क्या है वो भी बताना है. जनरली नोट्स में नहीं लिखवाया जाता ये कि ये बताता क्या है. तू पढ़ के आई ना आज, तो बताया क्या? समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझो. ये थोड़ा मुश्किल होता है. मुश्किल क्या, तू एकदम जजमेंटल हो जाती है ना कि अब नहीं आ रहा तो मैं नहीं कोशिश करूंगी. ठीक है ठीक है, तो हमने ये पढ़ा. लेकिन सर फिर वही बात, ये सब आपने बता दिया, इससे पता क्या चला? हेडिंग क्या थी? हेडिंग क्या थी? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है और ये उसका ऑर्बिट है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां पर है और यहां पे लेट्स से करंट की डायरेक्शन हमने अज्यूम करी है ये वाली, तो हम बता पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कैसे घूम रहा है ऐसा. तो यानी कि उसके पास क्या हो गया? नीचे की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया. ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ. एक इलेक्ट्रॉन में पेयर्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ये पेयर्स होते हैं जो. अब सुनना यहां ये पॉसिबिलिटी कैसे होनी है एग्जैक्टली. वैसे वो चीज पे आना ही है, स्पिन होता है वो, ठीक है, वो आना है. सुनना बेटा, इसी ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन आने वाला है. ये कोई थ्रेड नहीं है कि आएगा तो इससे टकराएगा ही. इलेक्ट्रॉन का पाथ है, क्लाउडेड शेप होता है. उसी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. मेरी बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताना, पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि एक इलेक्ट्रॉन और आएगा इसी ऑर्बिट में, इसमें कोई डाउट? क्योंकि आएगा तो अब तुम्हारा ये मानना है कि वो टकराएगा इससे. तो ये क्या कोई एक रोड है? मैं क्या बोल रहा हूं, एक बैंड है ये. इस बैंड में ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, इमेजिन करो ऊपर नीचे. लेकिन सर मान लिया आपकी बात कि ये मैकेनिकली कोलाइड नहीं कर रहे और ये ऊपर नीचे है बैंड में, फिर भी सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो इनको रोकेगा. ये बात तो समझ आ रही है? तो सर ऐसे ये बात समझाओ कि अगर आप ये कह रहे हो कि यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मान लेते हैं, अच्छा मैं बना थोड़ा सा ऊपर रहूं, मैं बना थोड़ा सा ऐसा रहूं यहां पर, बट ये है इसी पर ओवरलैप है एकदम, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी थी, करंट डायरेक्शन ऐसी, तो करंट को भूल जाओ कुछ देर के लिए, इलेक्ट्रॉन को देखो. तो साउथ नॉर्थ नीचे बन रहा है. अब सर आप ये कह रहे हो कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आएगा क्योंकि पेयरिंग होती है, पॉली एक्सक्लूजन रूल्स. एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं याद है छोड़ दो, लेकिन इतना याद है कि दो होते हैं. तो अब इतना, बस इतने से काम हो जाएगा मेरा. अगर ये इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में घूमा तो मुझे एक बात बताओ कि ये एक मैग्नेट है, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, तो अचानक ये इसकी वजह से कैसे क्रिएट हो जाएगा? अगर ये इसकी सेम डायरेक्शन में घूमेगा तो ये नॉर्थ ये साउथ, क्या ये रिपल्सन भी तो पॉसिबल नहीं है? नहीं है ना? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसे दो मैग्नेट रखे जा सकते हैं? भाई ये से अट्रैक्ट, ये से अट्रैक्ट, अपोजिट घूमता है. ये रीजन है कि जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा ना इसमें, वो ठीक उल्टा घूमेगा जैसा यहां पर हो पहला वाला घूम रहा है. क्यों? रीजन क्या मालूम पड़ गया? रीजन ये सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है, नहीं लिखना आपको ये सब. वो दो लाइन लिखेंगे, ड्यू टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मटेरियल गेट मैग्नेटाइज, बस लिख के आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा. तुम 4 लाइन रट के लिख के आओगे, मार्क्स आ जाएंगे, खुश, पार हो जाओगे.
समझो चीज को, आज थोड़ा समझने का टाइम है। ये ऐसा तो पॉसिबल है ना, इधर साउथ इधर नॉर्थ होता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स ये इलेक्ट्रॉन इसका ठीक उल्टा घूमेगा। और करंट तो मान रहे हैं उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेने के लिए। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था, ये दोनों रिपेल कर रहे थे। अब इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई तो चाहिए, नहीं तो ये पास में रहेंगे ही नहीं। ये अट्रैक्शन इसको बैलेंस करता है। ये अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बैलेंस करता है। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे लिखोगे, मैं नोट्स, आज काफी नोट्स हैं, मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, छापते रहना उसमें से, अभी समझते हुए चलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एग्जैक्टली लिखना क्या तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट तब भी कुछ ना कुछ लिखते रहना भाई, इन शॉर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इन शॉर्ट कुछ ना कुछ लिखते रहना, ठीक है, एकदम नहीं तो गायब हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? तुम देखो, तुम ये चीज एक बार ऑब्जर्व करो कि जो चीज ये हमें दिखता नहीं है, जो बिहेवियर ये शो कर रहा है, वही बिहेवियर वो बॉडी शो कर रही है जो बहुत जायंट है, अर्थ। अर्थ कॉस्मोस में कैसे, देखो, क्या आपको एक बात मालूम है, अब अभी तक मैं किस पे था, अभी तक मैं ऑर्बिट्स पर हूं, ये ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो यानी कि एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह ये ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी मटेरियल्स के अंदर जो एटम होते हैं, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनका घूमना उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। हो रहे? अब एक बात बताओ, ऐसे तो नॉर्थ साउथ कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना, यही तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यही डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में, ठीक है, यही डायमैग्नेटिक है। तो वैसे तो यहीं पे डिफाइन करके छोड़ देते हैं चीजों को, बट क्या तुम लोग चाहते हो मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊं? चाहते हो जाऊं थोड़ा सा? वैसे आंसर यहां से भी बनेगा, चलते हैं थोड़ा सा, सुन लो। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में सुना है? स्पिनिंग, स्पिनिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्पिनिंग की वजह से भी होता है। स्पिनिंग क्या? अब मैं इस इलेक्ट्रॉन का ब्रॉडर व्यू यहां पे बना दे रहा हूं, ये एक बड़ा इलेक्ट्रॉन है, यही है वो, इसके पाथ को मैं नहीं देख रहा हूं, इसका पाथ होगा कहीं ऐसा, मैं देख नहीं रहा हूं, मुझे इससे मतलब है, ये अपनी एक्सिस पर स्पिन करता रहता है, ठीक है, सुनना। इसी तरह नीचे वाला ब्लैक वाला भी अपनी एक्सिस पर स्पिन करता रहेगा, स्पिन कर रहा है वो। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने चार्ज होते हैं, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी इतने चार्ज हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज का कैरियर। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने चार्ज हैं। अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। अगर ये अपनी जगह स्पिन कर रहा है और इसके पास कुछ चार्ज है, तो वो कहीं होंगे भी तो, कहीं होंगे। इमेजिन करो कि एक बॉल है, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर दिमाग से ऊपर जाने लगे तो छोड़ देना, यहां से भी आंसर किया जा सकता है खाली, पर सुन लो। आप ऐसा मान के चलो, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना रहा हूं बेटा, इतना बड़ा बना दिया मैंने। यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने चार्ज होते हैं ना, ये ऐसे तीन चार्ज, ये तीनों चार्ज ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, अलग अलग रेडियस पे घूम रहे होंगे, स्पिनिंग हो रही है।
एक इलेक्ट्रॉन के पास काफी चार्ज है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चार्ज उनके पास मटेरियल है, आप ऐसा इमेजिन करो कि इट्स लाइक एक बास्केटबॉल। मैं बोल रहा हूं कि उसके पास कुछ नंबर ऑफ चार्जेस है। हाँ, अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट, ये चार्ज आप मान लो, ठीक है। ये भी तो घूम रहे हैं एक एक्सिस के अबाउट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब अगर ये एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, इनकी वजह से भी हाथ को घुमाना पड़ेगा। मैं कहां पर हूं? मैं ऑर्बिट में नहीं हूं, मैं स्पिनिंग में हूं। इसकी वजह से भी यहां पर एक, अगर ये ऐसे घूम रहा है करंट ऐसे, तो एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसकी वजह से नीचे आएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक रीजन स्पिनिंग भी होता है। हाँ, उसमें उल्टा आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या क्या ये ब्लैक वाला, ये डायपोल और ये ब्लू वाला डायपोल, ये दोनों इसी ऑर्बिट के अंदर ही हो रहे हैं? ये ब्लू वाला पार्ट इस ब्लैक वाले की रीजन की वजह से था, और ये वाला किसकी वजह से है? इस ब्लैक बॉल की वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन है। ये दो वेक्टर जब आपस में कंबाइन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, सुनो बच्चों, कि स्पिनिंग, अगर ये बॉल मेरे हाथ में है तो स्पिनिंग ऐसे ही हो रही हो। स्पिनिंग ऐसे भी हो सकती है, स्पिनिंग ऐसे भी हो सकती है, स्पिनिंग किसी भी एक्सिस में हो सकती है। तो इन दोनों की वजह से जो नेट आएगा इसके पास, इन दोनों की वजह से जो नेट आएगा इसके पास, वो इस ऑर्बिट का एक्चुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। अब सेम ऐसा, सुनना इसी तरह, सेम ऐसा इसके साथ भी होगा। तो इसके पास भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, एक ऑर्बिट की वजह से और एक स्पिन की वजह से। तो जब उन दोनों का एडिशन जो वेक्टर बनेगा, और इन दोनों का एडिशन जो वेक्टर बनेगा, अगर ये एक दूसरे को प्रॉपर कैंसिल कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट प्रॉपर डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये तुमने समझ लिया, इसको मत लिखना। इसी का मतलब होता है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, जो आपने सुना होगा, ठीक है। समझा दिया मैंने, बिकॉज ये डेप्थ होती है थोड़ी सी। कर रहा था मैं किसी से बात, तो उन्होंने बताया कि देखो, क्लासिकल समझाने का यही तरीका है बच्चों को, वरना ये क्वांटम में समझ आती है स्पिन, तो हमें उसमें नहीं जाना है। इसलिए बुक्स सीधा लिख के इस साइड आ जाती हैं। कई जगह नीचे लिख देंगे बुक्स, ड्यू टू क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा ही होता है, ठीक है। अब समझो, ये हमने रोक दिया, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पेयर है, इसकी वजह से ये डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो रहे हैं, ये पेयरिंग की वजह से। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हमने बोला ऐसा मटेरियल क्या है? डायमैग्नेटिक है। और अगर नहीं कैंसिल हो रहे होते तो लास्ट शेल में अगर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लास्ट शेल में अगर ऐसा होता तो पैरामैग्नेटिक। यानी कि एक फिगर और बनाना बेटा, जिसमें सिर्फ एक ही बनाना ऑर्बिट, इसमें सिर्फ एक ऑर्बिट ही बनाना, इससे अलग चलना, इससे थोड़ा अलग चलना, एक ही ऑर्बिट बनाना। उस वहां पे जब एक ही ऑर्बिट रहेगा तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे, राइट। जब एक ही ऑर्बिट बनेगा, लेट्स से यही बना ब्लैक वाला खाली, ये इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे, साउथ नॉर्थ, तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। और जब कैंसिल ही नहीं हो रहा है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कैसे करेगा, ठीक है। डाया पैरा,
हाँ सही तो है। डाया पैरा, फेरो मैंने नहीं बोला है, तीसरा भी मैग्नेटिक होता है फेरोमैग्नेटिक, वो मैंने नहीं बोला है। पहले मैं डाया पैरा क्लियर कर लूं तब मैं फेरो पे जाऊंगा, ठीक है। तो डाया और ये पैरा, ये डाया मैग्नेटिक, ये पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्लास में बहुत बड़ी लिस्ट लिखवाऊंगा, जो आज का जितना भी हम पढ़ेंगे उसको समराइज होगा, लेकिन पहले पढ़े तो, यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड रहता है, इतनी बात क्लियर है। क्या आप लोगों की 10th क्लास में भी फेराडे जहां पे आए थे वो पार्ट कटा हुआ था सिलेबस से? है? चलो देखते हैं। लेट्स से ये एक ऑर्बिट है और ठीक यहीं पे मैंने एक और ऑर्बिट बना दिया, दोनों दो बन गए, ठीक है। इसमें ऐसे है, ये हमारा, यही दोनों है ना, ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो नेट है वो यहाँ पे 0 हो गया। डाई का स्ट्रक्चर, अब मैं जो यहाँ साइड में बता रहा हूं इसको बोलते हैं लेंस लॉ। कहां पर है ये आना है 6th चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फिर आप यहाँ क्यों बता रहे हो उसको? क्योंकि उसके बिना ये डिफाइन नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सुनना बेटा, एक बार में समझ आ जाएगी ये बात। ये कोई कॉइल है और यहाँ पर नॉर्थ साउथ अगर मैग्नेट है, मैं इस मैग्नेट को अगर इसके पास ले जाऊं तो साउथ से निकल, साउथ की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होना शुरू होगी जब मैं इसके पास ले जाऊंगा। तो फेराडे ने बोला कि यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैं पास ले जा रहा हूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही है इसमें से। वैसे ही 6th में अच्छे से समझ आएगा, बट यहाँ पे समझो इसको, इसके बिना डिफाइन नहीं होगा। जैसे ही मैं इसके पास ले जाऊंगा इसको, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले इसमें से एक पास होगी, और पास ले जाऊंगा तो यहां से हो सकता है 2 पास हो रही हो, 3 पास हो रही हो। हाँ समझ पा रहे हो? इसको पकड़ कैसे पास ले गए? तो इस कॉइल के इस फेस पर एक पोलैरिटी जनरेट होगी, वो पोलैरिटी इस हिसाब से जनरेट होगी कि ये जो एक्शन हो रहा है इसका अपोज किया जा सके। एक्शन क्या हो रहा है? साउथ को पास ले जाना। कहां पर? एक कॉइल पर। इस एक्शन का अपोज कैसे होगा? जब यहां पर साउथ आ जाएगा तो ये रिपेल होने लग जाएगी, और जब वो कॉइल पीछे आएगी तब एक्शन क्या है? साउथ का दूर जाना। उस एक्शन को कैसे अपोज किया जा सकता है? यहां पर नॉर्थ लाके। तो यानी एक ही बार में जब मैं पास जा रहा हूं तो यहां पर क्या जनरेट होगा? साउथ पोल जनरेट होगा। साउथ पोल जनरेट होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर कैसा करंट शुरू हो जाएगा? साउथ कैसा होता है? क्लॉकवाइज, यानी यहां से ऐसे करंट जाना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ना है। नाम क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन, ये मैग्नेट पास ले जाने की वजह से क्या हुआ यहां पे? मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या मेरी बात ये तुम्हारे भेजे में गई है? आगे तो चली जाएगी क्या? अभी गई है? मैंने क्या बोला? जो हो रहा है उसका अपोज करना है। एक बात बताओ, ये साउथ है, ये साउथ है, ये कॉइल है, मैं इसके पास ला रहा हूं, तो एक्शन क्या है? पास ले जाना। इसका अपोज कैसे होगा? ये सिचुएशन अपोज कैसे होगी? जब यहां साउथ आ जाएगा तभी तो ये सिचुएशन अपोज होगी, तो यहां साउथ आएगा। जब मैं इसको दूर ले जा रहा हूं, अब मैं दूर ले जा रहा हूं, ये सिचुएशन कैसे अपोज होगी कि ये दूर नहीं जाना चाहता, तब यहां नॉर्थ आएगा। तो पास आऊंगा तो साउथ आएगा, दूर जाऊंगा तो नॉर्थ आएगा। अगर मैं इस मटेरियल के पास में नॉर्थ पोल को ले गया,
इस मटेरियल के पास में अगर मैं नॉर्थ पोल को ले गया तो होगा क्या, इस साइड में देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर भी है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर भी है। बात समझ पा रहे हो? जब मैं अगर इसके पास जाऊंगा तो ये ब्लैक वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने का मतलब क्या, ये लाइन इंटेंस हो जाएगी। क्यों इंटेंस हो जाएगी, क्योंकि मैं पास में ले जा रहा हूं। इसका रिपल्शन कैसे होगा, इस साइड को और स्ट्रॉन्ग करके। ये साइड कैसी है देख लो, कैसी घूम रही है, नॉर्थ की तरफ घूम रही है। ये वाली ब्लैक वाली साइड कैसे घूम रही है, नॉर्थ की तरफ घूम रही है। ये और बड़ी हो जाएगी। ये इस साइड नॉर्थ, इस साइड इधर नॉर्थ। तो ये साइड में यहां देखो बनाना चाह रहा हूं, मैं बना देता हूं। ये कॉइल इमेजिन कुछ ऐसा करेंगे, इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा। ये कब तक होगा, जब तक ये मूवमेंट बनी रहेगी। जैसे ये मूवमेंट रुक जाएगी, अब तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये वापस अपनी शेप पे आ जाएगा। इतनी बात दिमाग में जा रही है। मैंने बड़ा क्यों दिखाया, मैं क्योंकि ये बताना चाह रहा हूं कि इस साइड पर अगर इसको रिपल्शन करना है तो नोड्स तो पहले से ही है, जो कि इधर वाले साउथ से कैंसल हो रहा है, तो नेट जीरो हो रहा है। तो इसको बड़ा होना पड़ेगा उस जीरो से और बड़ा होने के लिए, सो दैट इसको रिपेल कर सके। इन वन लाइन इसको लिख के बच्चे चले जाते हैं और मार्क्स शायद मिल जाए। क्या बोलोगे इसको, ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हारे दिमाग में बात क्या, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस मटेरियल के लिए, इस मटेरियल के लिए जिसका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें आज ये बात समझ आ रही है या तुम अभी भी रटोगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को? रटना नहीं बेटा, रटना नहीं, ये नहीं तो मेरा सोल पर्पस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने, अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल करते हैं। पैरा की क्या सिचुएशन है बेटा, पैरा को देख लेते हैं। सपोज ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पड़े हैं, आप इनको रैंडम लिख दो, इसको रैंडम नाम डालो, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो अभी नॉर्मल स्टेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो अभी नॉर्मल स्टेट में पड़ा हुआ है, और रूम टेम्परेचर पर हम बोलते हैं थर्मल एजिटेशन, यानी ये भी रूम टेम्परेचर पर है, तो ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। एक एटम नहीं है, एक की वजह से एक है, बहुत सारे हैं तो ये उनकी वजह से है। तो जो नेट आ रहा है यहां का कितना आ रहा है, वो m जीरो आ रहा है नेट, अभी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर नहीं है। एक एटम है उसका, अभी डाली थोड़ी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने, अभी मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाया नहीं हूं, ये मटेरियल पड़ा हुआ है। जैसे ये आई नहीं है, मटेरियल पड़ा था, तो कैसा था, जब ये नहीं आई थी तो मटेरियल कैसा था, ये चुपचाप थे, दोनों सेम साइज के थे, m कैंसिल होकर जीरो हो रहा था। यहां पर m जीरो होने का रीजन क्या था, इनका आपस में कैंसल होना। होल्ड, यहां m के जीरो होने का रीजन क्या है,
इनका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पड़ा होना। इंडिविजुअली एक को देखोगे ना तो उसके पास है, उसके पास डायपोल मोमेंट है। यहां इंडिविजुअली एक को देखोगे ना उसके पास नहीं है। मैं रिपीट करूं, बात समझ आ रही है? यहां पे इंडिविजुअली एक एटम को बनाया मैंने, वो अकेला भी जीरो है। किसी और के इंपैक्ट में जब लेके आया तब उसने कुछ और असर शो किया। क्या किया वो तुम्हें पता चल गया। पैरा पे आओ, पैरा में ये एक एटम ऐसा है, एक के पास इंडिविजुअल है, पर कई सारे मिला दिए तो सब एटम की डिफरेंट डायरेक्शन। आपको आपको ऐसा लगता है क्या कि ऑर्बिट हमेशा ऐसे घूमता है? ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है। ठीक है, मेरी बात पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। गई। ये कब है? ये रूम टेम्परेचर पर है। तो रूम टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल नेट डाइपोल मोमेंट कितना शो करता है? जीरो। इंडिविजुअल एटम के पास डाइपोल मोमेंट है क्योंकि अनपेयर्ड है, बट कई सारे हैं एक एटम एक मटेरियल के अंदर, तो रूम टेम्परेचर पर जीरो। अब मैं इसके सामने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये मैंने अप्लाई करी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो एक ऐसे बार मैग्नेट ले लिया, छोड़ो वरना नॉर्थ साउथ में ऐसे कंफ्यूज हो। एक बार मैग्नेट लिया नॉर्थ, इधर नॉर्थ लिया है। अब ये सब कैसे हो जाएंगे? ऐसे कांपते हुए देखो, ये मैं यहाँ पे 3D इमेज बना नहीं पा रहा हूं, ये ऐसे 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 होना शुरू होंगे। ये घूमना शुरू करेंगे, अलाइन हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि आपने टॉर्क में भी क्या पढ़ा? मैग्नेटिक डाइपोल, ये लाइन वहां लिख लेना अगर नहीं लिखी हो तो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक टॉर्क में जाके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज, magnetic dipole moment always tries to align itself, always tries to align itself along magnetic field। क्या अगर मैं ऐसे बोलूं क्या वो भी सही है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूज ना, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जीवन में इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, चार्ज नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। ठीक है ना? अच्छा 180 डिग्री हुआ तो ऐसा था, घूम के डायपोल जाता है उधर, और ऐसा ही इधर भी टॉर्क में भी वो घूम के जाता है उधर नॉर्थ टू साउथ। पता नहीं भूल गए हो क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो अगर करंट ऐसा जा रहा है तो डायपोल कैसा जाएगा? ऐसा। ये डायपोल है, यूं जा रहा है, यानी ये साउथ ये नॉर्थ। ठीक है, अब अगर मैं इसको छेड़ दूं तो ये कैसा जाएगा? पूरा घूमेगा। तो यही लाइन वहीं वहां भी तो वैलिड है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां भी तो वही हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, डायपोल देखो अलाइन होना शुरू हो रहे हैं। डायपोल कहां से कहां से? साउथ टू नॉर्थ। चाहे वैसे देख लो चाहे ऐसे देख लो कि नॉर्थ है तो साउथ अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों बातें यहां फिट बैठ रही हैं। ठीक है, तो यानी ये ऐसे ऐसे सोचो, ये ऐसे पड़े थे ऐसे हिलना, ऐसे हिलते हुए हो रहे हैं ये। ठीक है, ये ऐसे हिलते हुए हो रहे हैं। ये हो गए सारे, हो गए। तो यानी अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल शोज अट्रैक्शन और रिपल्शन। बच्चों ये कैसा पॉइंट बना है? अट्रैक्ट करेगा ना,
अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल शोज अट्रैक्शन। एक बहुत बड़ी टेबल दूंगा नेक्स्ट क्लास में, पर ये सब पढ़ लोगे तब वो टेबल समझ आएगी। वो रिपल करता था डाया अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल स्टेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका जीरो। पैरा को पहले विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोचो, जीरो। फिर अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोचो, अट्रैक्शन, ओनली अट्रैक्शन। बेटा देख तेरे सामने रिपल्शन कैसे करेगा, तेरे सामने। होता रहता, ठीक है। अच्छा ये अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जरा सोच के बताना बेटा। बेटा यहां पे अगर मैं इसको दूर ले जाऊं, इसको हटा दूं यहां से, क्या ये सेम ऐसा बना रहेगा? तुम्हें लग रहा है ये आया ही क्यों था? क्योंकि जब ये पास जा रहा था इसीलिए आया था, वरना आता क्या ये आया ही क्यों? क्योंकि ये था। इसको हटा दोगे तो यानी कि आफ्टर रिमूवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे विल रिटर्न बैक टू देयर इनिशियल पोजीशंस। ठीक है ना? तो क्या इसको टेम्परेरी मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे? इसको टेम्परेरी मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ए काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेटाइजेशन मटेरियल्स। तभी तो वो फ्रॉग उड़ रहा था और मैग्नेटिक फील्ड बंद की तो फ्रॉग नीचे। ठीक है, वो फ्रॉग वाले का आंसर, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक होते हैं। H2O डायमैग्नेटिक है। वो पानी वाला एग्जांपल जो सबसे पहले दिया था, वो रिपल्शन हो रहा था, जो वो यहां से डिफाइन है वो पर्पस, वरना डिफाइन नहीं होगा बेटा। बात यह है कि इन चीजों को समझाने के लिए बहुत कोई इंट्यूटिव सेक्शन नहीं, कोई एनिमेशन, कोई मूवी, कोई सीरीज नहीं है, इसलिए सब चीजें बोरिंग लगती हैं। कितना अच्छा हो कि नेटफ्लिक्स इन सब चीजों पे भी सीरीज लाए तो, पर बनाएगा कौन? और बनाएगा भी कोई, इतना दिन रात पैसा लगाए भी देखेगा कौन? तुम ही नहीं देखने जाओगे। छोड़ो ना, कुछ और देखते हैं, सब क्या देखना जिनके लिए बन रही है। चलो इधर आओ, कुछ एंड ही कर रहा हूं, कुछ नहीं है। एक बात बता, हम कुछ पढ़ रहे हैं क्या? मैंने कुछ लिखवा रहा हूं क्या? मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, लगातार बोले जा रहा हूं, सुनने में क्या तकलीफ है भाई? सुनते जाओ मेरी बात को, मेरी बातों का जवाब देते जाओ बस। मुझे बताओ कि अगर मैं इसको यहां से दूर ले गया, क्या गारंटी है ये ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं, क्योंकि फिर से थर्मल एजिटेशन मोर प्रोनाउंस हो जाएगा। टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर भी, वो इनके लिए दिक्कत होती है, ये वो इनको डिफ्लेक्ट करता रहता है रूम टेम्परेचर। क्योंकि रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता भी है, लेता भी है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे। मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं, डाया और पैरा पे ही बात कर रहा हूं, फेरो पे तो मैं गया भी नहीं हूं अभी। डाया और पैरा मैंने दोनों बताए विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैंने बताया अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैंने बताया रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तब कैसे बिहेव करेगा। पर मैंने क्या टेम्परेचर का इफेक्ट अभी इस पे शो किया? नहीं किया। लेकिन अभी के लिए इतना जानो कि जब इसको आप ले जाओगे ये वापस वैसे हो जाएंगे, यानी कि डाया भी टेम्परेरी और पैरा भी टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये असर शो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बेटा मेरे को अपने दिन याद है, मैं इनको रटता था इन चीजों को। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ ना हो, मैं मुझे रटना सबसे गंदी चीज लगती थी, लेकिन फिर भी मैं ये रटता था कि डाया रिपेल करते हैं, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि डाया क्यों रिपेल करते हैं। शायद ये भी रीजन है कि जब आप ये पढ़ रहे होते हो तब लेंस लॉ आता भी नहीं है सिलेबस में, लेंस लॉ उसके बाद आता है, और जब हम आगे चले जाते हैं तो हम पीछे की चीज उससे कनेक्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि जब हम 7th चैप्टर पे पहुंचेंगे, 8th चैप्टर जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैं वापस फर्स्ट पे आऊंगा एक बार, फिर ले जाऊंगा 7th पे, फिर 4th पे आऊंगा, फिर 7th पे जाऊंगा, क्योंकि उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात होना। A changing electric field creates a magnetic field. A changing magnetic field
क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी स्टेटमेंट को बार बार बोलते जाओ, तो क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? नहीं, ऐसा बोला मैक्सवेल ने। क्या कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है, या एक स्टेट में वो आनी शुरू होती है? आनी शुरू होती है जब चार्ज हो रहा होता है। क्या सोलेनॉइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड थी, जब करंट आना शुरू हुआ तब वो आनी शुरू हुई? और मैंने क्या बोला कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, आ रही है, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। क्या मैंने पढ़ाया तुम्हें कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है? नहीं। क्या मैंने अभी अभी बोला कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आनी शुरू होती है, फिर मैंने उससे पहले बोला कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या मैंने पढ़ाया सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? तो मैं बहुत दया कर रहा हूं तुम पे, अभी ये सब चीजें नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूं। तुम अभी इससे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी में, बहुत चीजें कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, एक एनसीईआरटी जो कभी खुलती नहीं है, एक एसएल अरोड़ा जिसके एग्जाम्पल मॉड्यूल पे जीवन कट रहा है, कई ऑथर्स को कब पढ़ना शुरू करोगे? वो तो तुम करोगे नहीं, तो एटलीस्ट मुझे ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि वो काम तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, डाया पैरा, इसका सीन खत्म। ठीक है, मैं ज्यादा और नहीं खींचूंगा। लास्ट में एक लाइन लिख लो बेटा, टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट, diamagnetic material experience no temperature effects. Diamagnetic material experience no temperature effects because, so खुद सोचो बच्चों कि डायामैग्नेटाइजेशन हुआ क्यों? इंडक्शन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के पास जाने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से नहीं हुआ था वो। तो जिसके आने का रीजन टेम्परेचर नहीं है, उसके जाने का रीजन टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर का क्या काम? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है, पैरा के लिए लिखो बेटा। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर ऐसे लाइटर करके ऑन कर दूं, सपोज ये मटेरियल, वरना बोर्ड जल जाएगा, ऐसा मत सोचो, ऐसा टेम्परेचर दे रहा हूं मैं इसको, तो इसकी वजह से टॉर्क था जो बार बार इन सबको घुमा के ऐसे इनलाइन स्टेट में ले आया। जो टेम्परेचर है वो बार बार इनको डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी जगह से। तो इसको कैसे लिखोगे कि टेम्परेचर हाइट, राइट डाउन, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर क्रिएट्स random thermal vibrations, random thermal vibrations that disrupt the alignment, that disrupt the alignment of existing atomic dipole, of existing atomic dipole more profoundly, टॉर्क थर्मल, छोटे छोटे फिगर्स बनाने होते हैं, ये फिगर बता रहा है आपको कि टेम्परेचर जो है वो इसकी अलाइनमेंट बिगाड़ रहा है। ऑफ कर दो बेटा।